हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जून की कड़ी धूप पर्दों को झुलसाए दे रही थी। गर्म हवा के थपेड़े यूं महसूस कर रहे थे जैसे आग की लपेटें चारों तरफ बिखरी हुई हों। बदन के खुले हुए हिस्सों में शदीद जलन हो रही थी। हालांकि मैंने तौलिया भिगोकर सर और चेहरे के गिर्द लपेट लिया था, लेकिन उसकी नमी सिर्फ चंद लम्हात साथ दे सकी थी और उसके बाद वो खुश्क हो गया। ताहम अब भी वो मेरे चेहरे के गिर्द कसा हुआ था और किसी हद तक सुकून दे रहा था। पैडल इस तरह गर्म हो रहा था जैसे उसे आग में तपाया गया हो। रबड़ के पैडल गोया पिघल रहे थे। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं ज्यादा देर सफर जारी ना रख सकूंगा। ये नागहानी मुझ पर बस अचानक ही आ पड़ी थी। मुल्तान और उसके नवाह की गर्मी ज़रबुल मिसल है। अफरीदा ने मना किया था कि मोटरसाइकिल से इतना लंबा सफर ना करूं, लेकिन कसूर मेरा भी नहीं था। इतनी सुबह घर से निकल आया था कि धूप तेज होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। 10 साढ़े 10 बजे तक अपना काम करूं, फिर आराम करूं और जब सूरज ढल जाए तो वापसी का सफर तय करूं। लेकिन मुल्तान से तकरीबन 20 मील दूर निकला था कि मोटरसाइकिल गड़बड़ कर गई। पता नहीं कम वक्त में क्या हो गया था। चारों तरफ जंगल बियाबान, दूर दूर तक किसी इंसान या आबादी का वजूद नहीं था। मजबूरन टूल बक्स निकाला और मोटरसाइकिल 1 घंटे दरख्त के नीचे खड़ी करके मैं उसकी देखभाल में मसरूफ हो गया। प्लग साफ किए, हर वो मुमकिन चीज देख ली जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। सूरज उभरने लगा और उसका उठान ही ऐसा था कि आने वाले वक्त का तस्वर किया जा सकता था। दर हकीकत मैं सख्त परेशान हो गया। ये आम शाहराह नहीं थी। सफर को मुख्तसर करने के लिए मैंने एक छोटा सा रास्ता इख्तियार किया था जो शाहराह से हटकर था, लेकिन यही चीज मेरे लिए मुसीबत बन गई। पैदल चलकर अगर सड़क तक पहुंचने की कोशिश करता तो कई घंटे लग जाते, क्योंकि चलती हुई सड़क यहां से तकरीबन 8-9 मील थी। मजबूरन मोटरसाइकिल में लगा रहा और इस परेशानी में तकरीबन 3 घंटे लग गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। थोड़ा सा पानी साथ लिया था जो इस वक्त मेरा मुअन्नस मेरा हमदर्द था। एक एक कतरा संभाल संभाल कर खर्च कर दिया था और अब इसके सिवा कोई और चाराकार नहीं था कि उसी दरख्त के नीचे आराम करूं और जब धूप ढल जाए तो पैदल सड़क तक पहुंचने की कोशिश करूं। 11:15 बजे थे। तबीयत में शदीद झंझलाहट पैदा हो गई। जी चाह रहा था कि मोटरसाइकिल को आग लगा दूं। काफी देर तक दरख्त के नीचे बैठने के बाद मैंने एक बार फिर दिमाग ठंडा करके टूल बक्स निकाल लिया और मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। पेट्रोल खोलकर मैंने उसे किक लगाई और उछल पड़ा। इंजन स्टार्ट हो चुका था। नामुमकिन, ये कैसे हुआ? खुद ब खुद। देर तक यकीन नहीं आया। इंजन को इसी तरह स्टार्ट रहने दिया। मुझे यकीन था कि ये मोटरसाइकिल का मजाक है, अभी वो 2:12 बंद हो जाएगी, लेकिन इंजन चलता रहा। मोटरसाइकिल बंद नहीं हुई थी। 1 बजने में 20 मिनट बाकी थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहरहाल तौलिया भिगोकर सर के गिर्द लपेटा और मोटरसाइकिल पर बैठकर चल पड़ा। लेकिन दोपहर हो चुकी थी और आसमान आग बरस रहा था। अहले मुल्तान ने एक बुजुर्ग दरवेश के साथ बदसलूकी की थी, जिसका नतीजा आज तक भुगता जा रहा था। शम्स मजदूब थे, भूखे थे। गोश्त का एक टुकड़ा लेकर घर घर गए। लोगों से दरख्वास्त की कि उन्हें यह टुकड़ा भूनने की इजाजत दी जाए, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। भूखे दरवेश ने आसमान पर चमकते सूरज को देखा और बोले, तूने देखा ये लोग कितने वहशी हैं? किसी ने मुझे गोश्त भूनने की इजाजत नहीं दी। क्या तू भी मेरा साथ ना देगा? तू भी शम्स, मैं भी शम्स। क्या तू भी गोश्त भूनने में मेरी मदद नहीं करेगा? अहले मुल्तान का कहना है कि सूरज इतना नीचे झुक आया कि जमीन उबलने लगी। कुओं का पानी गर्म होकर भाप देने लगा। गोश्त का टुकड़ा भुन गया और मजदूर उसे खाकर रुखसत हुए। लेकिन अहले मुल्तान आज तक भुन रहे हैं। उन्हें अपनी बेहिसी का पूरा पूरा तावान अदा करना पड़ा है। गर्म लोह के थपेड़े मुझे निढाल किए दे रहे थे। मेरी आंखें किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश में भटक रही थीं जहां थोड़ा सा साया हो और मैं रुककर वहां का जायजा ले सकूं।
मुझे यकीन था कि अगर थोड़ी देर तक और चलता रहा तो किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा। मुमकिन है कि लू लग जाए और मेरा बदन इस शदीद गर्मी को बर्दाश्त ना कर सके। आंखें चारों तरफ भटक रही थी। पहले ही 2-4 बार इस रास्ते से गुजर चुका था, लेकिन कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि रास्ते में क्या क्या है। हाँ, जो चीजें खुद ब खुद नजर आ जाती थी या उस पगडंडी के करीबो जवार में मौजूद थी, उनके बारे में बस थोड़ी सी मालूमात थी। मैं ज्यादा दूर नहीं चला हूंगा कि दफतनी सिमत कुछ स्या धब्बे नजर आए। गालबन दरख्त थे, फासला 2-2.5 फरलांग से ज्यादा ना होगा। दरख्तों का ये झुंड इस लकोदिक मैदान में तनहा खड़ा था। मैंने इस शदीद गर्मी और धूप से बचने के लिए यही सोचा कि तमाम वसवसे और खदशात जहन से निकाल कर इन दरख्तों के साए में पनाह लूं। जान है तो जहान है, धूप ढल जाएगी तो अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। वापसी आज ना हुई तो कोई हर्ज नहीं है, बच्चे परेशान जरूर होंगे, लेकिन बहरहाल मैं उनके दरमियान जिंदा वापस पहुंच जाऊं तो यही मेरी और उनकी खुशकिस्मती और खुशबख्ती होगी। चुनाचा खुदा का नाम लेकर मैंने मोटरसाइकिल पगडंडी से नीचे उतार दी और ऊंचे नीचे नाहमवार रास्ते को तय करता हुआ दरख्तों की उस झुंड की जानब चल पड़ा। रास्ते में खारदार झाड़ियां बिखरी हुई थी और बाज़ जगह दरख्तों के इस झुंड तक पहुंचने का रास्ता बंद ही हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। जहां से भी जगह मिली वहां से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिल में बहुत से खौफ और खदशात भी थे। ऐसी झाड़ियों में उड़ने वाले सांप बकुसरत पाए जाते हैं। मुल्तान और उसके नवाह में इन सांपों की बहताब है। हर चंद के मेरा चेहरा तौलिए से ढका हुआ था, लेकिन बहरहाल आंखें खुली थी और पेशानी का कुछ हिस्सा भी खुला हुआ था। हाथ खिले हुए थे। उन खुले हुए हिस्सों में से किसी भी हिस्से पर कोई उड़न सांप हमला आवर हो सकता था। मैं उन खारदार तारों के दरमियान से गुजरता हुआ बिल आखिर उन दरख्तों के झुंड के नजदीक पहुंच गया और फिर ये देखकर मेरे दिल में मसरत की लहरें बेदार होने लगी कि दरख्तों का ये झुंड तनहा नहीं था, बल्कि उनके दरमियान में कदीम लखनवी ईंटों की बनी हुई एक इमारत खड़ी हुई थी। ऐसी चंद इमारतों को मैं पहले भी देख चुका था। ये अंग्रेजों के दौर की इमारतें थीं। गार्बन गेस्ट हाउस टाइप की इमारत थी ये। इससे पहले मैंने कभी इसके बारे में कुछ सुना था और ना ही देखा था। दूर से ये इमारत छोटी दिखाई दी, लेकिन करीब पहुंचने पर पता चला कि इमारत खासी बड़ी है। उसके बुलंद दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं कोशिश के बावजूद पढ़ नहीं सका। ऊंचे नीचे दरख्तों के उस जबरदस्त झुंड ने इस इमारत को अपने हल्के में ले रखा था। इमारत के अतराफ में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बेशुमार हिस्से टूटे फूटे थे, लेकिन फिर वो कुछ इस तरह महफूज थे कि उनमें आसानी से क़याम किया जा सकता था। पता नहीं इस इमारत में कोई मौजूद है या नहीं। बहरतौर मैंने मोटरसाइकिल इमारत के नजदीक रोक दी और खुद नीचे उतर आया। यहाँ खासी ठंडक थी। कम अज कम इस गर्मी में दरख्तों के नीचे भी इतनी ठंडक का तस्वर नहीं किया जा सकता था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए कि शायद जो कोई दरवाजा खोले, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मैंने कई मर्तबा जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसका मकसद ये था कि इमारत में कोई मौजूद नहीं। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था कि या तो किसी दरख्त के नीचे ही आराम करूं या फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करूं। पता नहीं कोई यहाँ मौजूद था या नहीं, लेकिन अभी मैं दरवाजे के पास से पलटा भी नहीं था कि दफतन मेरे कानों में एक ऐसी आवाज आई जैसे मकान के अंदर कोई हरकत हुई हो। फिर दाएं जानब की ऊंची खिड़की के पट हल्की सी चरचराहट के साथ खुले। गालबन किसी ने खिड़की खोल कर मुझे देखा था और उसके बाद ये खिड़की बंद हो गई। देखने वाला अब यकीनन दरवाजा खोलने के लिए आ रहा होगा। दरवाजे के पास खड़ा रहा। अंदर फिर किसी के होले होले चलने की आवाज कानों में आई। ये आवाज पैरों में पहनने वाले भारी स्लीपरों के फर्श पर घिसटने की आवाजों से मिलती जुलती थी। फिर मैंने दरवाजे की आहनी जंजीर के खड़खड़ाहट सुनी और लकड़ी का बना हुआ मजबूत और चौबी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजा खुला और मुझे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसे देखकर मेरे बदन में खौफ की एक झरझरी सी दौड़ गई। मुझे यूं महसूस हुआ
जैसी मेरी रीढ़ की हड्डी पर किसी ने सर्द उंगली रख दी हो। वो एक पिस्ता कामत और छोटे शानों वाला मजबूत बदन का आदमी था, जिसका गोल चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। खोपड़ी बिल्कुल गंजी थी। गर्दन से लेकर टखनों तक उसने स्याह रंग का मोटे कपड़े का चुगा पहन रखा था। लेकिन इन तमाम अजीब बातों के अलावा जिसने मेरे हवास पर लर्जा तारी कर दिया, वो ये थी कि उस शख्स के चेहरे पर ना तो भुवें थी ना आंखें। उस अजीबोगरीब शख्स की पुष्ट पर मैंने एक औरत को देखा जो दराज कामत और खूबसूरत थी। मर्द जितना बदवाजा और बदसूरत था, औरत उतनी ही हसीन और दिलकश थी। सडोल बदन की मालक ये औरत भी मकामी लोगों के लिबास में नहीं थी, बल्कि उसके बदन पर भी काले कपड़े का एक चुगा मौजूद था। लेकिन स्याह चुगे में उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की मानद चमक रहा था। लेकिन उस खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर भी कोई ऐसी बात थी जिसे देखकर मेरे दिल में खौफ के जज्बात बेदार हुए बगैर ना रह सके। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सफाकी थी। होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट से यूं लगता था जैसे वो कोई ऐसी बात सोच रही हो जो बहुत खौफनाक हो। वो मुझे टिकटकी बांध कर देख रही थी। मैं उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला सका और मैंने फौरन उस पर से निगाहें हटा ली। उन दोनों का जायजा लेने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। मैंने रुक रुक कर उन्हें अपना हाल सुनाया और सिर्फ थोड़ी देर के लिए मकान में पनाह लेने की दरख्वास्त की। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। फिर हसीन औरत ने झुककर मर्द के कान में कुछ कहा और मर्द भारी लहजे में बोला, अंदर आ जाओ। वो दरवाजे के पास से हट गया और मैं खौफजदा होने के बावजूद बेइख्तियार उस दरवाजे की दहलीज को पार कर गया। अगरचे मैं इस मकान की हैबत और उसमें रहने वाले 2 पुरइसरार अफराद की शक्ल सूरत, लिबास और अंदाज़े गुफ्तगू से किसी कदर सरासीमा हो गया था, ताहम अब मेरे लिए मकान में दाखिल होने के अलावा कोई और चारा कार नहीं था। दूसरी सूरत यह थी कि मैं खुद को शदीद धूप और लो के थपेड़ों में छोड़ देता और यूं ही कहीं मेरी लाश पड़ी पाई जाती। बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि मर्द कहाँ चला गया। अलबत्ता औरत ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मकान की पहली मंजिल के एक कमरे में ले गई। मैंने देखा कि चलते वक्त उसके पैरों में हल्की सी आहट भी पैदा नहीं होती थी। वो मुझे जिस कमरे में ले गई वो शायद ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि मैंने एक ही नजर में देख लिया कि कमरे के एक गोशे में निहायत आरामदाह बिस्तर मौजूद है और मसहरी जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था फर्श से बेहद ऊंची थी और इतनी बड़ी थी कि मैं उस पर 4-5 आदमी बीक वक्त सो सकते थे। औरत कमरे में दाखिल नहीं हुई, बल्कि दरवाजे पर ही रुक गई। उसके लबों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उसने गर्दन के इशारे से मुझे रुखसती का सलाम किया और वापसी के लिए मुड़ गई। फिर उसने दरवाजा शायद बाहर से बंद कर दिया गया। शायद थकन के बायस मेरा सारा बदन बुरी तरह टूट रहा था और मेरे सारे कपड़े खाक और धूल में अट गए थे। मैंने सोचा कि काश इस वक्त थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी मिल जाता तो क्या ही बात थी। लेकिन मकान में दाखिल होने के बाद मकीनों को ज्यादा तकलीफ देना मुनासिब नहीं था। मैं मसहरी की तरफ बढ़ गया, जूते उतारे और उस पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तौलिया उतार कर मैंने एक तरफ रख दिया। लेकिन ये दोनों बगैर आंखों वाला मर्द और ये हसीन औरत इस वीरान मकान में क्या कर रहे हैं? ये दोनों मुझे इस दुनिया की मखलूक ही नहीं मालूम होते थे। कहीं मैं बदर के चक्कर में तो नहीं फंस गया। मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। उन दोनों का अंदाज कुछ ऐसा ही था। वीरान इलाके का ये मकान दरख्तों के झुंड में घिरा हुआ यकीनन अंग्रेजों के जमाने में कोई यादगार इमारत थी। लेकिन क्या थी, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम था। थक कर मैं बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही एक बार फिर मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि काश गुस्ल करने का कोई बंदोबस्त यहाँ होता। वैसे कुछ ना कुछ होगा जरूर, और अगर तलाश कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। इस ख्याल से मैंने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था जिसमें कवाड़ नहीं थे। लखोरी ईंटों की दीवारें बेरंगो रोगन थीं। कभी किसी जमाने में उन पर रोगन होगा। अब जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गया था और बदनुमा ईंटें बाहर झांक रही थीं। ऊपर काफी बुलंदी पर एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। लेकिन कमरा बेहद ठंडा था। मैं उठकर दरवाजे की जानब चल पड़ा। दरवाजे पर अंधेरा सा, पता नहीं उसके इख्तिताम पर क्या था। मैं उस अंधेरे में आगे बढ़कर चंद कदम पहुंचा कि दफतन मेरा हाथ किसी कवाड़ से टकराए। मैंने उसी पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। दरवाजा खुलते ही जी खुश हो गया, क्योंकि ये वाकई गुस्ल खाना था, मगर बेहद गलीज। नामालूम कितने अरसे से उसकी सफाई नहीं की गई थी।
कमरे में मध्यम रोशनी जो रोशनदान से आ रही थी गुसल खाने तक पहुंचने के काबिल नहीं थी, लेकिन बहरतौर इतनी रोशनी यहाँ जरूर थी कि आंखें उसका जायजा ले सकें। मैं कुछ और आगे बढ़ गया और फिर मैं टैंकी में लगे हुए टूटनी खोल दी। निहायत मध्यम सी रोशनी में मैंने देखा कि टूटनी में से पानी की पतली सी धार निकलकर गुसल खाने के फर्श पर गिरने लगी, मगर यह पानी गदला और स्याह रंग का पानी था जिसमें से जंग की बू आ रही थी। फिर पानी की टंकी और लोहे के पाइप में से खरर खरर की आवाजें निकलने लगी। मुझे अंदाजा हो गया कि लोहे की ये टैंकी तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं की। पहले तो मैंने सोचा कि गलीज पानी से नहाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर ये सोचा कि कम से कम हाथ पैर ही साफ कर लूं जो बेहद गिर्द आलूद हो गए थे। मैंने पतलून और जुराबें उतार दी और अपने बिस्तर पर रखकर वापस गुसल खाने में आया। मेरे दिल से अब इस मकान की वीरानी और बदरूहों का सारा खौफ दूर हो चुका था। चुनाचा मैं पानी के नीचे आ गया। मैं इस गलीज और बदबूदार पानी से हाथ नहीं धो सकता था, इसलिए मैंने अपने पैर आगे बढ़ा दिए और पानी की पतली धार मेरे पैरों पर गिरने लगी, मगर दफतनी मेरा सांस जहां था वहीं रुक गया। खुदा की पनाह, ये क्या चीज थी जो मेरे बदन से चिपक रही थी? मैंने गौर से अपने पैरों को देखा और फिर जैसे मेरी रूह खिंचकर हलक में आ गई। क्या देखता हूं कि मेरे पैरों पर ताजा ताजा खून की हल्की सी तह जमी हुई है। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं उछलकर गुसल खाने के दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं जमीन पर गिरा और बेमुश्किल तमाम उठकर अपनी मसहरी तक पहुंचा। मेरा दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। नल की टूटनी में से खून की धार इतना हैरत अंगेज वाकया था कि इंसान का दिल दहल कर रह जाए। मेरे हाथों और पैरों पर खून जमकर आन की आन में सख्त हो गया। मुझे एहसास हो गया कि यह खून इंसानी है। इस अचानक और लर्जाखेज दरियाफत ने मेरे जहन को माऊफ कर दिया। चंद लम्हे तक मैं सर पकड़े चकराते हुए जहन को संभालने की कोशिश करता रहा। एक वीरान सुनसान मकान में दोपहर की वक्त खून से भरे हुए पांव और हाथ इतना भयानक और दहशतगेज मंजर पेश कर रहे थे कि उन्होंने मेरी तमाम जहनी और दिमागी कुव्वतें सलब कर ली थी। मैं यकीनन उसे एक ख्वाब या वहम से ज्यादा अहमियत नहीं देता अगर खून के जमे हुए लोथड़े मेरे बदन पर ना चिमटे होते। ये खून इस अमर की शहादत देता था कि मेरे साथ हकीकतन वही वाकया पेश आया है जो मैं देख रहा हूँ। चंद लम्हात के बाद जब मेरे एसाब कुछ पुरसकून हुए तो मैं उठा और भीगे हुए तौलिए से हाथ पैरों पर जमा हुआ खून बेमुश्किल तमाम साफ किया। बिलाशुबा ये इंसानी खून था, बिल्कुल ताज़ा। दहशत से मेरे बदन का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया था। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे हलक से बाहर निकल आएगा। मैंने अपने कपड़े दोबारा पहन लिए। मेरी हालत बेहद खराब थी। अब कोई एहसास नहीं रहा था। मैं दरवाजे की जानिब दौड़ा। इस इमारत में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर दरवाजे को आजमाया तो एक बार फिर मेरा बदन दहशत से सर्द हो गया। दरवाजा बाहर से बंद था। अब मैं दरवाजे के करीब खड़ा सोच रहा था कि जरूर किसी आफत का शिकार हो गया हूँ। यहाँ से निकलने का कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। दफतर मुझे दरवाजे के करीब हल्की सी आहट सुनाई दी और मैं फुर्ती से पीछे हट गया। मैं दहशत से आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे दरवाजे के कफल में चाबी घुमाई जा रही हो। फिर मेरी तरफ दरवाजे में लगा हुआ गूना दस्ता आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा और दरवाजा बगैर किसी आहट के 2-3 इंच के करीब खुल गया। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मफलूज बदन पसीने से तर हो रहा था। वो हैबतनाक और बेहानक खामोशी में सारी उम्र याद रखूंगा। मेरे दांत बुरी तरह बज रहे थे और एक अजीब से कैफियत मेरे रगू वपे में दौड़ रही थी। दफतर मेरे हल्क से एक दहशत ज़दा सी चीख निकली। अल्फाज कुछ भी नहीं थे, बस ये गैर इख्तियारी सी चीख थी जो खौफ के आलम में मेरे मुंह से निकली थी। मुझे फौरन यूं महसूस हुआ जैसे कोई पीछे हट गया हो। दरवाजा जितना खुला हुआ था फौरन ही बंद हो गया। मैं चंद लम्हात अपनी जगह खड़ा अपने मफलूज बदन को जुम्बश देने की कोशिश करता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई तरकीब मेरे जहन में नहीं आई। मुझे यकीन था कि इस इमारत में मौत का शिकार हो जाऊंगा। मैं किसी असीबी जाल में फंस गया था। बमुश्किल तमाम मैंने अपने हवास को किसी हद तक संभाला और उस मुसीबत से बचने की तरकीब करने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने उसे
खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा अंदाजा दुरुस्त था। दरवाजा दोबारा बाहर से मुतकफल कर दिया गया था। काफी देर तक मैं सांस रोके दरवाजे से कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन वहां अब कोई आवाज नहीं थी। मेरी निगाहें फिर इधर उधर का जायजा लेने लगी। फरार के लिए कोई रास्ता नहीं था। दफतन मुझे वो रोशनदान याद आया जो छत के करीब था। मैंने निगाहें उठाकर ऊपर देखा और मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनदान में सलाखें वगैरह नहीं थी। अगर किसी तरह उस तक पहुंचा जा सकता तो गार्डन वहां से निकला जा सकता था। इस हद तक पहुंचने के रास्ते तलाश करने लगा। उस वक्त उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि बंदरों की तरह बाजीगरी दिखाऊं। काफी देर तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने उस बिस्तर की तरफ देखा जिस पर चादर वगैरह बिछी हुई थी। सिर्फ एक तरकीब थी, सिर्फ एक तरकीब। मैंने चादर उठा ली और उसकी मजबूती का अंदाजा करने के बाद उसके तकरीबन 8-8 इंच चौड़े टुकड़े लंबाई में फाड़ने लगा। मैं रस्सी तैयार कर रहा था। चादर के टुकड़े करने के बाद मैंने उन तमाम टुकड़ों को दरमियान में गिरहें लगाई और गिरहें लगाने के बाद कोई ऐसी चीज तलाश करने लगा जिसके जरिए मैं रोशनदान तक पहुंच सकूं। कोई तरकीब समझ में ना आई तो एक बार फिर मैं गुसल खाने के नजदीक पहुंच गया। गुसल खाने में कदीम तर्ज की एक टूटनी लगी हुई थी जिसमें एक लंबा सा पाइप फंसा हुआ था। अगर किसी तरह उस पाइप को तोड़ दिया जाए तो ये टूटनी मेरे लिए आंकड़े का काम दे सकती थी। दिल में खौफ और दहशत का शदीद एहसास था। मैं जानता था कि इस पाइप में खून भरा हुआ है और यह खून इसी टूटने के जरिए नीचे आया था। लेकिन खौफ और दहशत के आखिरी लम्हात में आदमी किस कदर बेखौफ हो जाता है। चुनाचा मैं इस पाइप पर कुव्वत सिर्फ करने लगा। मैं उस पाइप को मोड़ने में कामयाब हो गया। पाइप नल के साथ साथ नीचे तक मुड़ा और उसके बाद मैंने उसे पूरी कुव्वत से ऊपर की जानब मोड़ा। फिर 4-6 बार ऊपर नीचे करने से पाइप का सर उंचने लगा और उसके बाद वो टूट कर मेरे हाथ में आ गया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। पाइप के इस टुकड़े को लिए हुए मैं बाहर आया और मैंने चादर के एक सिरे पर उसे मजबूती से बांध दिया। उसके बाद मैं पाइप की उसी टुकड़े को तोड़ने लगा। मैं उसे इस अंदाज में रोशनदान तक फेंकना चाहता था कि वो ऊपर जाकर फंस जाए। अपनी इस कोशिश में 3-4 दफा पाइप का टुकड़ा फेंकने के बाद मैं कामयाब हो गया। चुनाचा उसकी मजबूती का जायजा लेने के बाद मैं चादर के दस्ती के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत सी आंखें मेरा जायजा ले रही हों। वह बदरूहें यकीनन मेरी इस हरकत से वाकिफ होंगी। मुमकिन है जब मैं इस रोशनदान से सर बाहर निकालूं तो मुझे कुछ नादीदा हाथ गर्दन से पकड़ कर खींच ले। उसके बाद पता नहीं क्या हो। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं किसी फुर्तीली बिल्ली की तरह उस रस्सी के सहारे चढ़कर रोशनदान तक पहुंच गया। रोशनदान इतना बड़ा जरूर था कि मैं उसमें से निकलकर बाहर पहुंच सकता। इस शगाफ तक पहुंचने में मेरा सांस बुरी तरह फूल गया। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर रोशनदान से मैंने सर उभारा। मुझे रोशनदान के ऊपर दरख्त की एक छोटी सी शाख नजर आई, मजबूत शाख। अगर मैं इस शाख तक पहुंच जाऊं तो यकीनन दरख्तों के झुंड के जरिए से मैं बाहर निकल सकता हूं। मैं यही सोच ही रहा था कि दफतन मुझे नीचे दरवाजे पर आहट महसूस की। मेरे कानों ने यह आहट महसूस कर ली। फिर मुझे एक चीख सुनाई दी, एक दिल खराश चीख। बड़ी वहशियाना चीख थी। समझ में नहीं आता था कि किसकी आवाज है, लेकिन मेरा पूरा बदन सर्द हो रहा था। बार बार सर्द लहरें मेरे जिस्म में दौड़ रही थी और मैं पूरी कुव्वत से ऊपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और नीचे वो दोनों इफरित चीख रहे थे। हाँ, हाल वो पस्ता कामत शख्स और ख्वान ख्वार औरत जो चादर की रस्सी के सिरों को पकड़ पकड़ कर झटके दे रही थी ताकि रस्सी मेरे हाथ से छूट जाए और मैं नीचे गिर पड़ूं। लेकिन मैं भी उसी वक्त जिंदगी और मौत की बाजी लगाने हुए था। मेरे हाथ में जब रोशनदान का सिरा आया तो मैंने खुद को पूरी कुव्वत से ऊपर पहुंचाने की कोशिश की और मेरे दोनों हाथ मजबूती से रोशनदान के ऊपरी हिस्से पर जम गए और फिर मैंने उनके जरिए अपने बदन को ऊपर उठाने लगा। बड़ा मुश्किल काम था। एक बार मैंने पूरी कुव्वत से अपने बदन को ऊपर उठाया और इस शाख को पकड़ने की कोशिश की। ये मेरी खुशबख्ती थी कि शाख मेरे हाथ में आ गई। दूसरे लम्हे में उस शाख को पकड़कर ऊपर पहुंच गया। दरख्त की ये शाख दूर तक चली गई थी और एक दरख्त पर जाकर खत्म होती थी। मैं उसे पकड़े पकड़े आगे बढ़ने लगा। शाख ज्यादा मजबूत नहीं थी, किसी भी लम्हे वो टूट सकती थी, लेकिन इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला था और मुझे अपनी तमाम तर महारत से काम लेना था। हालांकि सच्ची बात तो ये थी कि इस वक्त उन कोशिशों में मेरी महारत शामिल नहीं थी। जिंदगी बचाने का खौफ मेरे असाब को मुतहर्रिक किए हुए था। मैं दूसरे दरख्त पर पहुंचा और वहां से तीसरे दरख्त पर, और उसके बाद मैंने अपने आप को दरख्तों के उस झुंड में पाया जो इस इमारत के बाहर थे।
मैं उससे नीचे कूद गया। यही शुक्र था कि मोटरसाइकिल मैंने बाहर खड़ी की थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ से नादीदा रूहें मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही हों। मेरे आसाब काबू में नहीं थे, लेकिन बस ना जाने कौन सी पोशीदा कुव्वत थी जो काम कर रही थी। मोटरसाइकिल इस वक्त धोखा नहीं दिया और की आवाज में स्टार्ट हो गई और मैं उसे लिए हुए इस तरह बेतहाशा दौड़ा कि किसी भी लम्हे किसी छोटे से पत्थर से भी टकरा जाता तो यकीनन मोटरसाइकिल समेत 4-5 कलाबाजियां खा जाता। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपने आप को उस पिगडंडी पर महसूस किया जहां से मैंने इस मनहूस मकान की जानब रुख किया था। ये मेरी जिंदगी का पहला खौफनाक वाकया था। इससे पहले दूसरों के मामलात देखे थे या कुछ बुजुर्गों से इस किस्म के वाकया सुने थे। अब ना शदीद गर्मी का एहसास था ना लू का। बस मोटरसाइकिल दौड़ रही थी और फासले कम हो रहे थे, यहाँ तक कि दूर से मतलूबा जगह नजर आ गई। यही मेरी मंजिल थी। शाम हो गई थी, सूरज का कहर मातूम हो चुका था। बस्ती के मकान सोगवार सोगवार महसूस हो रहे थे। दिन भर की धूप में तपते हुए घरों की दीवारें अब भी खूब गर्म थीं। लोग काम धंधों में लगे हुए थे। मैंने एक शख्स को रोककर उससे ठेकेदार गौस शाह के बारे में पूछा। ओहो ठेकेदार जी, वो बेचारे घर पर ही होंगे। उस शख्स के लहजे में हमदर्दी थी। वो क्यों, क्या बात है? कहाँ जी, मुसीबत में फंसे हुए हैं बेचारे। वो क्यों, क्या हुआ है उन्हें? हम कुछ नहीं बोलेंगे, कौन जाने कौन शिकार हो जाए। कैसा शिकार? भाई रुको तो सही, कम अज कम उनका पता तो बता दो। सीधे चले जाओ, आगे से बाएं तरफ मुड़ जाना, कल्पा का बार आ जाएगा। उसी बाग में ठेकेदार काम कर रहे हैं, वहीं किनारे पर उनका मकान है। देहाती ने कहा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मैं हैरानों परेशान खड़ा रह गया था। ठेकेदार को ऐसी कौन सी परेशानी लाहक हो गई जो दूसरे लोगों को भी मालूम है। बहरहाल मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी और चंद मिनट के बाद उनके घर पर पहुंच गया। मकान बस्ती के दूसरे मकानों से जरा अलग थलग था, पुराना बना हुआ था। उसके चंद हिस्से मरम्मत शुदा थे। दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। ये ठेकेदार का पुराना मुलाजम था जो मुझे पहचानता था। सलकाम वकार बाबू, आ गए आप? हाँ फकीर मोहम्मद, कैसे हो? ठीक हूँ बाबू, गाड़ी खड़ी कर दें, अंदर आ जाएं, उसने कहा और मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगा दी। फकीर मोहम्मद मकान के मेहमान खाने में ले गया जो इब्तदाई हिस्से में था। शाह जी मौजूद हैं? आते होंगे, डॉक्टर साहब के पास गए हैं। क्यों, खैरियत? जी वो सिमी बीबी बीमार हैं। सलीमा ठेकेदार की बेटी थी और बस एक ही बेटी थी, इसलिए बहुत लाडली थी। उम्र तकरीबन 16-17 साल थी और बहुत प्यारी शक्ल की मालिक थी। शाह जी पुराने ख्यालात के मालिक थे, इसलिए बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं था, जबकि बेटे इक्तदार हासिल कर रहे थे। क्या बीमारी है सलीमा को? मुझे भी उस बच्ची से उनसियत सी महसूस हुई। बस जी अल्लाह ही जाने। क्या मतलब? साया हो गया है क्या? मेरा दिल धड़क उठा। वाकया सुने थे और पढ़े भी थे, लेकिन इससे पहले कभी उस बारे में संजीदा नहीं हुआ था और इस बात को भी वहम समझता। लेकिन आज जिन हालात से गुजरा था उनके बाद शायद जिंदगी फिर उन्हें झूठ ना समझता। हाँ जी, बहुत बुरी हालत हो गई है उनकी। तो कब से है ये हालत? 20-22 दिन हो गए हैं वकार बाबू, उनकी यही हालत है। डॉक्टर वगैरह को दिखाया? हाँ जी, यहाँ बस्ती में बस एक ही डॉक्टर साहब हैं, वही बेचारे इलाज कर रहे हैं, मगर वो खुद भी परेशान हैं। जरा तफसील बताओ फकीर मोहम्मद, ये सब हुआ कैसे? मैंने सवाल किया और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गौस शाह साहब मेरे वालिद के दोस्तों में से थे और उनके घर से हमारे इतने पुराने ताल्लुकात थे कि अब 2 घरों का तस्वर ही खत्म हो गया था। मुल्तान ही में रहते थे, जब कहीं दूर दराज का ठेका ले लेते तो वहाँ चले जाते, इसलिए बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो बेचारे किस परेशानी का शिकार हैं। फकीर मोहम्मद के अंदाज में हचकिचाहट पैदा हो गई। क्यों, क्या बात है? मैंने सवाल किया। वो साहब वकार बाबू ने मना कर दिया है। ठेकेदार जी ने कहीं से इस मौजू पर बात ना की जाए, कुछ गड़बड़ भी हो गई है। एक दफा आप उन्हीं से पूछ लें। फकीर मोहम्मद ने आजिज़ी से कहा और मैं खामोश हो गया। मुझे देहाती की बात याद आ गई थी, उसने भी इसी तरह जान बचाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर तक मैं गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर बोला, यहाँ घर में कौन कौन है? बस जी बीबी जी हैं और छोटी बीबी, बच्चे सब मुल्तान में हैं, मैं हूँ, बशीरन है और बस हूँ। काम हो रहा है? मैंने सवाल किया।
कहाँ जी, मजदूर ही भाग गए, कोई भी काम करने को राजी नहीं है। पुराना ठेकेदार आया था, लड़ झगड़ कर चला गया। कहने लगा वो अपने मजदूरों को मौत के मुंह में नहीं डेर सकता। कमाल की बात है। बहर सूरत तुम कुछ नहीं बता रहे, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हाँ फकीर मोहम्मद, जरा मेरे नहाने का ही बंदोबस्त कर दो। फकीर मोहम्मद ने गर्दन हिला दी, फिर वो अंदर चला गया। शाह जी की बेगम को शायद मेरे आने की इत्तला नहीं हुई थी, वरना शायद इस घर में पर्दा वर्दा नहीं किया जाता था। हालांकि बेगम साहबा पर्दे की सख्त पाबंद थी। जब फकीर मोहम्मद ने जाकर बताया तो वो खुद ही मेरे पास आ गईं। मैंने अदब से उन्हें सलाम किया। बेगम साहबा का चेहरा सुता हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से ही परेशानी का इजहार होता था। सलाम करने के बाद मैंने उनसे खैरियत मालूम करने लगा और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। बेटे, सलीमा की हालत खराब है, बस अल्लाह से दुआ करो, सिर्फ अल्लाह ही उसे शिफा दे। मैं मजबूर हूँ बेटे, कुछ बता नहीं सकती थी, उन्होंने इसीलिए बुलाया है। मुसलमा ही के लिए उन्होंने तुम्हें तकलीफ भी दी है। ओहो अच्छा, मैं जिस लायक भी हूँ हाजिर हूँ, खुदा उसे शिफा दे। खैर चची जान, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। बेटे, फकीर मोहम्मद नहाने का बंदोबस्त कर रहा है, तुम कपड़े वगैरह तो लाए नहीं होगे। तहमत दे दो तुम्हें शाह जी का। दे दे चची जान, वापस कर दूंगा अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। शाह जी की बेगम वापस चली गई। चंद मिनट बाद फकीर मोहम्मद आया। उसने गुसल खाने में पानी साबुन वगैरह रख दिया था। मैं नहाया। नहाते हुए मुझे उस मनहूस गुसल खाने का ख्याल आया जिसके नल से खून की धार मुझ पर आ पड़ी थी। अगर ये धार मेरे सर पर पड़ती तो पता नहीं मेरी हालत क्या हो जाती। शुक्र था कि मैंने सिर्फ हाथ पांव ही धोने की कोशिश की थी। नहाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पूरे बदन पर राशा सा तारी हो गया था। किसी को ये कहानी सुनाऊंगा तो पता नहीं कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं जिन हालात से गुजर चुका था वो जिंदगी और मौत के हालात थे। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इससे ज्यादा भयानक मंजर और कहीं नहीं देखा था। वो दोनों मनहूस शक्लें रह रह कर मेरी निगाहों से गुजर रही थी। मैंने तय कर लिया कि अब इस रास्ते से कभी वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि इस रास्ते को ही खत्म कर दूंगा। नहाते हुए मेरे बदन में फरेरियां सी दौड़ती रहीं। हालांकि गर्मियों का मौसम था और इस वक्त भी अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे दिसंबर की यख बस्ता रात में पानी से नहा रहा हूं। खुदा खुदा करके गुस्ल किया, अपने वही कपड़े पहन लिए और तहमत उतार कर फकीर मोहम्मद के हवाले कर दिया। डेवड़ी में वापस आया तो बेचारी बेगम साहबा ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया था। शाह जी अभी तक नहीं आए थे। मैं खाना खा ही रहा था कि शाह जी पहुंच गए। उनके चेहरे से शदीद परेशानी का इजहार होता था। धूप में तपते हुए वो पता नहीं कहां से आए थे। मुझे खाना खाते देखकर मुतमिन अंदाज में कहा था, खाओ मियाँ, खाना खाओ, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आप भी मेरे साथ आइए शाह साहब। नहीं मियाँ, तुम खाओ, मैं अभी आया। और वो अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुंह हाथ वगैरह से फारग होकर मेरे पास आ बैठे। उन दोनों भूख उड़ गई है वकार मियाँ, बस खुदा से दुआ है कि खुदा हमारी मुसीबत दूर कर दे। ठेकेदार साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ। बस्ती में दाखिल हुआ तो एक देहाती ने आपकी परेशानी के बारे में बताया। फिर फकीर मोहम्मद ने बताया और फिर जब अपनी चची जान से पूछा, लेकिन तीनों में से किसी ने तफसील नहीं बताई। मना कर दिया है मियाँ, मौलवी साहब ने कहा है कि किसी से कुछ ना कहना, बस जिस कदर मुमकिन हो सके इन वाकयात को दूसरों के सामने दोहराने से गुरेज करना। मगर तुम्हारी और बात है और मैं ये खतरा मोल लूंगा, शाह साहब ने कहा और मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। शाह जी किसी सोच में डूब गए थे। बड़ी हिम्मत वाले आदमी थे, हर तरह के हालात से निपटने की अहलियत रखते थे। हालांकि उम्र अच्छी खासी थी, लेकिन सेहत जवानों की सी थी। इस वक्त वह मुझे जितना परेशान नजर आए, मैं उन्हें इतना परेशान इससे पहले कभी नहीं देखा था। चंद लम्हात वो गहरी सोच में रहे, फिर बोले, मैंने ये ठेका लिया था, इसके बारे में तुमको भी मालूम होगा। जी हाँ, बिल्डिंगें बनानी है, वहां एक बाग कटवाना पड़ा। वैसे भी काफी पुराना बाग था और बंजर ही सा पड़ा हुआ था। आमतौर से दरख्त सूख गए थे क्योंकि यहाँ उनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता। इसकी वजह मैंने सवाल किया। वजह यही सुनी थी कि मैंने बाग आसीब ज़दा है, बहुत अरसे से दरख्तों पर फल ही नहीं आते थे। इसका मालिक उसे बेचना चाहता था। गवर्नमेंट को यहाँ कुछ काम करना था, इसलिए उसने रिहाइश गाह के लिए यहाँ बिल्डिंगें बनवाने का ठेका दिया। मुझे यहाँ 60 मकानात बनवाने थे।
थे जिनका नक्शा वगैरह सब पास हो चुका था। मैंने खुदाई शुरू करवा दी। दरख्त कटवाने में भी तकरीबन 2 या 2.5 महीने लग गए और फिर वो मसला शुरू हो गया जिसने आगे चलकर एक परेशान कुन शक्ल इख्तियार कर ली। क्या मसला शाहजी? वही तो मुझे पूछना है, मैंने कहा। एक बहुत पुराना दरख्त था। वहां किसानों का कहना है कि इन्हीं दरख्त असल में असीब ज़दा था। कुछ ऐसे आसार भी मुझे मिले जिनसे मुझे ये अंदाजा हो गया लोगों का कहना गलत नहीं है। मियाँ बड़ी लंबी उम्र दी है खुदा ने, तवील जिंदगी गुजार चुका हूँ और इस तवील जिंदगी में दुनिया के नामालूम कितने सर्दो गर्म देखे हैं, लेकिन जिन वाकया से अब साबका पड़ा उनसे कभी नहीं पड़ा था। मैंने दरख्त को कटवाया। खुद अपनी निगरानी में मैंने दरख्त की कटाई शुरू करवा दी थी। दरख्त के जड़ के एक हिस्से में उन्हें एक कब्र मिली। ये कब्र बड़ी अजीबो गरीब थी, खुदाई से बरामद हुई। कुतबे पर उसका क्या था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। उस पर जब हमने कुतबा तुड़वाया तो उसके नीचे लोहे का एक ढक्कन बरामद हुआ। मजदूर बेचारे ये ढक्कन देखकर खौफजदा हो गए। अव्वल तो दरख्त की जड़ में कब्र देखकर ही चंद मजदूरों के हाथ पांव फूल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कहीं किसी बुजुर्ग की कब्र ना हो। मैंने कहा कि अब मजबूरी है, इमारतें तैयार करने के लिए इसे खोदना ही पड़ेगा। वैसे मैंने ये भी सोचा था कि अगर वाकई कब्र ही से कुछ मिला तो फिर हुकूमत से राब्ता कायम करके कहूँगा कि ये जगह छोड़ दी जाए और नक्शा इससे मकाम से हटा दिया जाए। बहरतौर लोहे का ढक्कन देखकर जहन में एक और शुबा गुजरा। मैंने सोचा कि कहीं इस दरख्त में कोई खजाना वगैरह ना दफन हो। इंसान लालच का पुतला होता है। सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में लालच आया था। मैंने मजदूरों को वहां से हटाया और उस ढक्कन की सफाई करने लगा। खुद मैंने अपने हाथों से यह काम किया। सफाई करने के बाद मुझे दफतन एक और चीज मिली। लोहे के ढक्कन पर एक सरिया लगी हुई थी और उस सरिये पर एक ताला पड़ा हुआ था। ताला बंद था, वो जंग खुर्दा हो चुका था। अब यकीन हो गया कि कोई खास ही बात है। मजदूरों को मैंने वहां से बिल्कुल ही दूर हटा दिया। फिर मैंने हथौड़े मार कर वो ताला तोड़ा और कब्र का ढक्कन खोल दिया। तकरीबन 4 फुट गहरा गड़ा खुदा, बिल्कुल चौकोर गड़ा जो अंदर से बिल्कुल साफो शिफाफ पड़ा हुआ था। गड़े में स्याह रंग का सिर्फ एक पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस पत्थर पर पड़ी, पत्थर से धुआं निकलने लगा, अजीबोगरीब सफेद रंग का धुआं। मैं घबराकर पीछे हट गया। बिल्कुल ही इंसानी हयोले की शक्ल में बुलंद हुआ था और चंद ही लम्हात के बाद कब्र से बाहर निकल आया। स्याह रंग का पत्थर अब मौजूद नहीं था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने इस वाकयात भला का है को देखते हैं। बहरहाल मैं सोच में डूब गया। मैंने ढक्कन उसी तरह बंद कर दिया और वापस घर आ गया। मेरा जहन परेशान था। मजदूरों को चौंका सूरत हाल का इल्म नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। उन्होंने दरख्त की जड़ें खोद कर उसे गिरा दिया। उसके बाद वो दरख्त वहां से हटा दिया गया। गड़ा भी बराबर कर दिया गया था। लोहे का ढक्कन वगैरह निकाल कर एक तरफ कबाड़ खाने में डाल दिया गया। पता नहीं क्यों उस वक्त जहन पर एक खौफ सा तारी था। मुझे वो धुआं रह कर याद आने लगा। मैंने अपने घर में भी किसी से उसका तज़किरा नहीं किया था, लेकिन और वकार मियाँ, उस दिन से मेरी मुसीबतों का आगाज हो गया। रात को मैं सो रहा था कि दफतन छत पर मुझे कदमों की आहटें सुनाई दी। ये मकान मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं, बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ था। कभी किसी ने इसे बनवाया था, लेकिन सुना है कि इस मकान का मालिक कभी इस मकान में नहीं आया। ये मकान किसका था और किसकी मलकियत था, इसके बारे में आज तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। हुकूमत के कागजात में इसका कोई तज़किरा नहीं है। मैं क्योंकि यहाँ बाग में काम करवाने वाला था, इसलिए मुझे किसी रिहाइश गाह की जरूरत थी। मैंने हुकूमत की इजाजत से इस मकान में अपना कयाम कर लिया। बच्चे तो सब पढ़ाई लिखाई में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि इस घर में मैं रहूंगा। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि लंबा काम है, इसलिए वो वहां रहकर क्या करेगी। सलीमा भी पीछे पड़ गई। चुनाचा मैं उन दोनों को भी यहाँ साथ ले आया था। मकान में आए हुए तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके थे मुझे, और इन 2-2.5 महीनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मेरे लिए शुबे का बाइस होती, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी। सलीमा वगैरह को भी यहाँ का माहौल बेहद पसंद था। गर्मी तो यहाँ बेमामूल ही होती है, लेकिन रातें खुशगवार हो जाती हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे आहटें सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। मैंने सोचा कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। लाठी और टार्च लेकर ऊपर पहुंचा, लेकिन छत पर किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था।
अलबत्ता मैंने जमीन पर एक जगह खून पड़ा हुआ देखा। टार्च की रोशनी में मुझे जो खून साफ नजर आ रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने चारों तरफ घूम फिर कर देखा, लेकिन कुर्बो जवार में कोई नहीं था। दफतन पंजे से सलीमा के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दहशत से हलक फाड़ फाड़ कर चीख रही थी और उसके चीखने की वजह से मेरी बीवी भी खौफ से चीख पड़ी थी। वो सोते से जागी थी। बहरतौर मैं पंजे की तरफ दौड़ा और फिर नीचे पहुंचकर मैंने सलीमा की हालत देखी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वकार क्या कैफियत थी उसकी। उसकी जुबान तकरीबन 6 इंच बाहर लटक आई थी और आंखों के ढेले खौफनाक अंदाज में फटे हुए थे और सुर्ख हो रहे थे। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और उसके हलक से खौफजदा सी चीखें निकल रही थीं। मेरी बीवी उसकी शक्ल देखकर खौफ से बेहोश हो गई। फिर मैंने सलीमा के सर को, बालों को हवा में इस तरह घूमते हुए देखा जैसे कोई फिरकनी फिर रही हो। उस पर किसी असीब का साया हो गया था। मेरा दिल खौफ और दहशत से धड़कने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तकरीबन आधे घंटे तक सलीमा की यही कैफियत बरकरार रही। वो एक जगह खड़ी रही। उसने अपना एक पांव उठा कर रखा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पांव नीचे रख दिया। उसके हाथ भी लटक गए और जुबान अंदर हो गई और ढेले अपनी जगह वापस आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो धड़ाम से जमीन पर आ रही थी। मैं हैरत से बुत बना उसके सामने खड़ा हुआ था। इस आधा घंटे का मुझे एहसास भी नहीं हुआ। जब उसकी ये कैफियत खत्म हो गई तो दफतन मुझे उसकी इस कैफियत का एहसास हुआ और मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने उसके बदन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वकार मियां कसम खाकर कहता हूं कि उसका बदन वनून वजन था। मैंने उसके गिर्द में हाथ डालने के लिए उसे सरकाने की कोशिश की तो उसे ना सिरका सका। तुम सलीमा को अच्छी तरह जानते हो, नरम और नाजुक सी लड़की है। भला उसमें इतना वजन कहाँ था कि मेरे मजबूत हाथों से हिल भी ना सके, लेकिन मैं उसे हिला ना सका। मैं अब बुरी तरह बदहवास हो गया। उधर बीवी बेहोश पड़ी थी। बाबा फकीर मोहम्मद के साथ 2 आदमी और भी थे जिन्हें सोने से जगाया और उठाकर अंदर लाया। सूरत हाल मैं उन्हें नहीं बताई थी। मैंने उनसे कहा कि सलीमा को उठाकर बिस्तर पर डाल दें। उन्होंने उसे उठाया तो आराम से उठाकर बिस्तर पर डाल दिया। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अब सलीमा के बदन में वो वजन ना रहा हो। रात भर सलीमा बेहोश रही। बड़ी मुश्किल से अपनी बेहोशी बीवी को होश में लाया। वो बेचारी बुरी तरह बदहवास होकर रोने लगी थी। मैंने उसे सूरत हाल बताई और कहा कि जरूर हमसे कोई गलती हो गई है। अब क्या किया जाए? इस जगह को तो छोड़ देंगे, लेकिन हमें वो बुजुर्ग माफ कैसे करेंगे? जिन बुजुर्ग की वो कब्र थी, कोई बात समझ में नहीं आई। सुबह आंखों ही आंखों में हो गई। सलीमा को सख्त बुखार चढ़ा हुआ था और वो बड़ी थकन महसूस कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक प्याली चाय पिलाई और उसने कुछ नहीं खाया था। बुखार की वजह से मैं बस्ती के डॉक्टर से मिला। डॉक्टर रहीम खान बहुत अच्छे आदमी हैं। बस बेचारे ऐसे ही डॉक्टर हैं, छोटे मोटे इलाज कर लिया करते हैं। बुखार की दवा देकर चले गए। बुखार की वजह उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उन्हें सूरत हाल भी नहीं बताई थी। दिन में मैं काम करके चला गया। दिल हो रहा था कि मजदूरों से मैंने कहा कि इस जगह के गिर्द ईंटें रखकर एक अहाता बना दिया जाए। वहां पहुंचकर मैंने दिल ही दिल में उन बुजुर्ग से बड़ी मुआफिया मांगी जिन्हें मेरे हाथों से तकलीफ पहुंची थी। ये तकरीबन 2 बजे की बात है जब अचानक मजदूरों में हंगामा हो गया और दफन किसी ने एक मजदूर को उठाकर जमीन पर दे मारा। मजदूर को काफी चोट आई थी। किसी के समझ में नहीं आता था कि इस मजदूर को किसने उठाकर पटका है। बहरहाल मजदूर थोड़ी देर बाद बेहोश रहा। होश में आने के बाद उसने बताया कि वो खुद नहीं समझ सका कि उसको किसने पटका है। बस किसी ने उसकी टांगों में हाथ डाला और ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारा। टांगों में हाथ डालने वाले को वो देख नहीं सका था। मजदूरों में कुछ बेचैनी सी फैल गई। रात को वो सब बाग के एक गोशे में आराम करते थे। उस वक्त वो सब सोने के लिए लेट रहे थे कि दफतन एक मजदूर ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो ममनवाती आवाज में चीख रहा था और अजीब वैश्याना अंदाज में उछल उछल कर गा रहा था। मजदूरों ने जब उसकी शक्ल देखी तो खौफ से उनकी गगी बंद गई। नाचने वाले मजदूर की जुबान बाहर निकल आई थी। आंखें खौफनाक अंदाज में चमक रही थीं। मजदूरों का कहना है कि ये आंखें रोशन अस्तियों की तरह चमक रही थीं। फिर उस मजदूर ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि सब भाग जाएं, वरना वो सबको भस्म कर देगी। चुनाचा बहुत से मजदूर तो उस दिन सुबह को चले गए। जो जरा हिम्मत वाले थे उन्होंने मुझसे राब्ता कायम किया और बताया कि ये बाग असीब ज़दा है और अब बाग के असीबों ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दूसरे दिन काम होता रहा मगर मजदूर बहुत थोड़े रह गए थे। मैंने फैसला किया कि शहर जाकर कुछ और मजदूर ले आऊं, लेकिन इसका मुझे मौका ही ना मिल सका। चुनाचा रात को सलीमा की हालत फिर वैसे ही हो गई थी। उस रात सलीमा ने एक भयानक आवाज में हम लोगों से बातचीत की।
और अजीबोगरीब बातें करती रही। बड़ा खौफनाक मंजर था। वकार मियाँ बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उसके बाद तो सलीमा पर मुसलसल ऐसे ही दौरे पड़ रहे हैं। जरा उसकी हालत तो देखो क्या हो गई है। बहरत और मजदूर आहिस्ता आहिस्ता करके सब भाग गए और काम रुक गया। मैं बड़ा परेशान था। डॉक्टर साहब बेचारे सलीमा को दवाएं दे रहे थे, मगर मैं जानता हूं कि उनकी दवाएं भी बेमकसद हैं। यहाँ एक वाहिद मस्जिद है। मैं उसके मौलवी साहब से मिला जो बुजुर्ग आदमी हैं। वो बेचारे घर आए। घर आने के बाद उन्होंने सलीमा को देखा। उसकी हथेलियां सूंघने के बाद उन्होंने परेशान लहजे में कहा कि वो असीबत का शिकार है, लेकिन ये असीब अच्छी रूहें बहनें हैं, बल्कि तुम उन्हें गंदी रूहें कह सकते हो। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया था। अच्छी रूहों के सामने तो मुआफी की तलाफी से काम चल सकता है, लेकिन ये भूत प्रेत जिसके पीछे पड़ जाएं, उसकी गुलो खलासी जरा मुश्किल ही से होती है। मैंने मौलवी साहब से कहा कि वो खुदा के लिए कुछ करें। मौलवी साहब ने मुझे चंद तावीज़ दिए, लेकिन ये तावीज़ कारगर ना हुए, बल्कि बेचारे मौलवी साहब भी परेशानी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि रात को मस्जिद के गिर्द बेशुमार लोग भागते और बकते और गालियां बकते रहे हैं। वो सब उन्हें सुनाई देती नहीं। अगर ये मस्जिद के अंदर ना होते तो ये खबीस रूहें यकीनन उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। मौलवी साहब ने मुझसे कहा था कि किसी बड़े आलम से रजू करो, ये डॉक्टर वगैरह के बस की बात नहीं। मौलवी साहब ने खुद भी माजूरी जाहिर की थी और कहा था कि वो थोड़ा सा इल्म रखते हैं और ये इल्म इन भूतों के लिए नाकाफी है। अलबत्ता उन्होंने मुझे एक हदायत की थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी से इसका तज़किरा ना करूं। लोगों को अगर खुद मालूम हो जाए तो दूसरी बात है। बहरहाल चंद मजदूरों की जुबानी बस्ती में ये बात फैल गई और लोग अब तो इस इमारत के पास आते हुए भी कतराते हैं। आपने सलीमा को शहर के किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? मैंने मुतअज्जबाना अंदाज में पूछा। बस क्या बताऊं, जो बीत रही है मुझ पर मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। सलीमा को दोबारा जाने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन बताऊं क्या हुआ? क्या? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। एक दफा सलीमा को जीप में डालकर शहर की तरफ ले चला था तो तकरीबन कोई 2-3 मील ही गया होगा कि रेडिएटर में आग भड़क उठी। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। हालांकि रेडिएटर बिल्कुल ठीक ठाक था। बड़ी मुश्किल से मिट्टी वगैरह डालकर आग बुझाई और जीप नाकारा हो गई। उसे छोड़ छाड़ कर बेटी को लेकर वापस आ गया। फिर उसके बाद जीप को ठीक ठाक कराया। यहीं 1-2 मिस्त्री वगैरह भी रहते हैं। ठीक कराने के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैंने फिर से कोशिश की। सलीमा को जीप में लेकर चला। अभी ज्यादा दूर नहीं चला था कि दफतन जीप में सांपों का एक जोड़ा फेंका गया और बस यूं समझो एक खौफनाक हादसा होते होते बचा था। बड़ी मुश्किल से कूद कर हमने जान बचाई। सांप जीप ही में थे। उसके बाद मैंने लाख कोशिश की कि उन्हें तलाश कर लूं, लेकिन वो ना मिले। दोबारा मैंने सलीमा को जीप में बिठाकर जीप आगे बढ़ाई और एक बार फिर सांपों की फुंकार हमें सुनाई दी। इस बार वो जीप के हुड पर रेंग रहे थे और फिर वो हुड से उतरे और जीप के आगे फुंकार कर खड़े हो गए। मैंने चाहा कि उन्हें कुचलता हुआ गुजर जाऊं, लेकिन चंद ही कदम बढ़ा था कि जीप के रेडिएटर से फिर वही शोले बुलंद हुए और इंजन में आग लग गई। जीप बिल्कुल नाकारा हो गई थी। वो देखो पीछे खड़ी हुई है। आजकल जीप मेरे इस्तेमाल में नहीं, शाह जी ने बताया और मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। साफ जाहिर था कि कोई हमें शहर जाने से रोक रहा था। उसके बाद सलीमा को शहर ले जाने की हिम्मत ना कर सका। फिर एक दफ़ा मैं शहर के लिए चला। इरादा यही था कि किसी अमल को तलाश करूंगा या डॉक्टर साहब से मिलूंगा तो थोड़े ही फासले पर चला हूँगा कि एक बार फिर मुझे सांपों ने घेर लिया। ये सांप अजीब किस्म के होते हैं, लंबे लंबे कोड़ियाले सांप जो सैकड़ों की शक्ल में मुझे नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं शहर किसी ऐसे इरादे से जाने के लिए निकलता हूँ तो मैं वहमी आदमी नहीं हूँ। मियाँ तुम तो नहीं समझते, लेकिन आगा जान मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जवानी में बड़े बड़े हंगामे कर चुका हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब हिम्मत हार बैठा हूँ। इन सांपों ने आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, नहीं, लेकिन वो मेरा रास्ता रोकते हैं। सलीमा के इलाज के लिए कहीं जाने नहीं देते। आपने कभी उन्हें हलाक करने की कोशिश नहीं की। इन हालात में हिम्मत नहीं पड़ी और वो दूसरे लोगों को भी नजर आते हैं। हाँ, अगर कोई मेरे साथ होता है तो वो भी इन सांपों को देखता है।
साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो सिर्फ हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बावजूद हम उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करें तो यकीनन वो हम पर हमला करेंगे। बड़े परेशानी की बात है, आपने हुकूमत को इसके बारे में तफसीलात नहीं फराहम की, सूरत हाल की इतला भिजवा दी है। मुझे खतरा है कि किसी दूसरे कंट्रैक्टर को यह ठेका ना दे दिया जाए। बहरहाल मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। गुलू खलासी की कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही थी। ठेकेदार गौस शाह के चेहरे से उनकी दिल्ली कफियत का पता चलता था। पूरा घराना परेशानी का शिकार हो गया था। मैं आंखें बंद करके उनकी बातों पर ईमान ले आया था। दिल तो चाहा कि उन्हें अपनी बकता सुना दूं, लेकिन वो खुद अजाब का शिकार थे, मेरी कहानी से और भी परेशान हो जाते। इसलिए मैंने उनसे कुछ ना कहा। तुम सुनाओ, आगा जान कैसे हैं? ठीक है, खुदा का शुक्र है। मैं खुद सोच रहा था कि आपने अभी तक मुझसे बात नहीं की है। सकून मिलता तो तुमसे बात करता। तुमने हालात सुन लिए हैं। हाँ ठीक है, खुदा रहम करे। आपने मुझे किसी खास काम से बुलाया था? मैंने सवाल किया। हाँ, कहिए, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। बहुत दिन पहले की बात है कि तुमने एक दफा कुछ वाकयात सुनाए थे मुझे। कौन से वाकयात? मुझे सही तौर तो याद नहीं। तुम्हारे किसी दोस्त के भाई की कमर में फोड़ा हो गया था और कोई अबू दाऊद जिन था। तुमने उसका इलाज किसी हकीम असगर अली से कराया था। वो हकीम साहब मुझे याद हैं, मैंने जल्दी से कहा। मुलाकात होती है उनसे? इस सिलसिले में बहुत बदकिस्मत हूँ, यानी उन्हीं दिनों मुलाकात हुई थी, उसके बाद नहीं जा सका। उनकी रिहाइश गाह मालूम है? हाँ, बशर्ते कि वो उसी जगह हुए। वकार मियाँ, उनके बारे में मालूम करो। इस वक्त उन्हें जैसे किसी बाकमाल बुजुर्ग की जरूरत है। अगर वो अजराह खुदा तरसी हमारे मदद पर आमादा हो जाएं, तो मुमकिन है सलीमा बच जाए। मैं खुद तो उसकी कोशिश में नाकाम रहा, इसलिए मैंने तुम्हें इत्तला भेजी। गौस शाह ने रुंधी हुई आवाज में कहा। मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ, जैसे बहुत से शीशे टूट गए हों। दोपहर के वाकयात मेरे जहन के पर्दे पर बीत गए थे। शाह जी ने मुझे एक ऐसे काम के लिए बुलाया था जिसके सिलसिले में उनका रास्ता हमेशा रोका गया था। क्या मेरे साथ ऐश आने वाले वाकयात इस सिलसिले की कोई कड़ी नहीं हो सकते थे? उस वक्त अगर शाह जी को इसके बारे में बताता तो मुमकिन है वो उसे कोई अजरलंग समझते। मुमकिन है सोचते कि मैंने खौफजदा होकर अपनी जान बचाने के लिए ये कहानी सुना दी, इसलिए मैं खामोश रहा। शाह जी ने कहा, मुझे खुद गर्द मत समझना वकार मियाँ, मैं अपने बेटों को भी बुला सकता था, लेकिन तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। और फिर इन खबीस रूहों को हमारे खानदान से दुश्मनी है, तो मेरी मदद कर सकते हो वकार, मेरी सलीमा की जान बचाओ। शाह जी की सिसकियां निकल गई और मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया शाह जी जो मुझे बुला लिया। मुझे इजाज़त दें, मैं अभी जाता हूँ। हकीम साहब के मतलब में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके घर भी मालूम है अभी। हाँ, जब हालात मालूम हो गए हैं तो देर कैसी। इंसानी हमदर्दी खौफ पर गालिब आ गई थी, वरना रास्ते में जो कुछ हुआ था उसका तकाजा तो ये था कि कान दबाकर सुबह का इंतजार करता, लेकिन शाह जी को ढारस देना भी जरूरी था। शाह जी बोले, सुबह चले जाना बेटे, कल दिन में उन्हें ले आना। नहीं शाह जी, मैं अभी जाऊंगा और कल अव्वल वक्त में इंशाअल्लाह हकीम साहब को लेकर आऊंगा। मैंने कहा। शाह जी ने गर्दन झुका ली। तब मैंने कहा, बस मुझे मिल जाएगी इस वक्त? हाँ, क्यों नहीं, ये ठीक है, बस से चले जाओ, मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो। चुनाचा मैं खुदा का नाम लेकर तैयार हो गया। मैंने शाह जी को बस अड्डे तक जाने से रोक दिया था। खुद ही मैं बस अड्डे तक आया और बस का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद बस आई थी। सवारियां ज्यादा नहीं थी। मैं बैठ गया। दिल ही दिल में मैं खौफजदा था कि कहीं बस को कोई हादसा पेश न आ जाए। हर लम्हा मैं उसका मुंतजिर रहा, लेकिन खुदा का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं हुई और तकरीबन 11 बजे मैं मुल्तान पहुंच गया। इस वक्त थकन इस तरह सवार थी कि एक कदम चलने को जी नहीं चाहता था। एक तांगा मिल गया। हकीम साहब के बारे में यकीन था कि अब वो घर पर ही होंगे। चुनाचा मैंने तांगे वाले को पता बताया। सड़कें और गलियां इस तरह सुनसान थीं जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उभर रही थीं। हकीम साहब घर में अंधेरा था। एक लम्हे के लिए दिल में हचकचाहट उभरी, क्या इस वक्त हकीम साहब को जगाना मुनासिब होगा? लेकिन इस वक्त इसके सिवा चारा ही क्या था। चुनाचा मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले ही दस्तक पर अंदर से आवाज सुनाई दी, आ रहा हूं भाई, और फिर दरवाजा खुल गया। हकीम साहब बेफजले ताला वैसे के वैसे थे। तअज्जुब खास बात ये थी कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से मुखातब किया। ओहो वकार मियाँ, सब खैरियत है ना? खुदा का एहसान है, कुछ काम था आपसे। तो मियाँ बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। कहीं दूर से आ रहे हो? जी हाँ,
अहले खाना तो बखैरियत हैं। जी, मैंने बैठते हुए कहा। हकीम साहब भी बैठ गए। वो बखौर मुझे देख रहे थे। हकीम साहब, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैंने कहा, और वो हंसने लगे। मियाँ, इम्तहान ले रहे हो इस आजिज़ बेखुदा? मैं रोशन ज़मीर नहीं हूँ, बड़ी मामूली हस्ती है मेरी, तुम खुद मुझे बताओ। मुझे इल्म है हकीम साहब कि आप बंदगाने खुदा की मदद करते हैं। एक मुसलमान को आपकी ज़रूरत है खुदा के नाम पर। फ़कीर हाजिर है, कहो कौन है वो? गौस शाह नाम है, मैंने कहा, और फिर मैंने हकीम साहब को शाह जी की बिप्ता सुना दी। हकीम साहब गौर से ये दास्तान सुन रहे थे। मेरे खामोश होने के बाद भी वो देर तक खामोश रहे। फिर बोले, हाँ, वो अरवाहे खबीसा हैं, उन्हें दरख्त की जड़ में दफन कर दिया गया था, ताला खोलना बेहतर ना हुआ। कोई हल है हकीम साहब? खुदा बड़ा है, बदी हिच है, वो फना होंगी। कल इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, खुदा आपको अजर दे। किस वक्त चलेंगे हकीम साहब? बेहतर होगा कि अलल सुबह चलें, 8 बजे तक आ जाऊं, बस मैं टैक्सी या कार का बंदोबस्त कर लूंगा। फजूल खर्ची बुरी चीज है मियाँ, कल 8 बजे आ जाना मेरे पास तुम। मेरी अपनी भी एक कहानी है हकीम साहब, अगर समय हो तो ना हो तो नब तुम। देखो मियाँ, ये दुनिया अजायबात का मस्कन है। नापाक रूहें सहराओं में भटकती हुई हैं, वीराने उनकी ऐशगाह होते हैं, सुनहरे जाल बिछाते हैं। वो भूले भालों के लिए खुदा के फजल से तुम महफूज रहे, उस माबूद का शुक्र अदा करो, अब आराम करो। इन अल्फाज में मेरी कहानी छुपी हुई थी। इसके बाद कुछ कहना फजूल था। मैं सलाम करके वहां से निकल आया। 12:15 बजे घर पहुंचा। बच्चे सो रहे थे, सिर्फ फरीदा जाग रही थी और वो मेरे लिए परेशान थी। बहरहाल दूसरी सुबह मैं हकीम असगर अली के पास पहुंच गया। बेचारे तैयार बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं मियाँ, सही वक्त पर आ गए हो, चलें? उन्होंने सवाल किया। जी हाँ। हकीम साहब ने एक छोटा सा ब्रीफ केस हाथों में उठाया हुआ था, उसमें शायद कुछ दवाएं वगैरह थीं। मैंने उनके हाथ से ब्रीफ केस लेना चाहा तो वह मुस्कुराने लगे। चलते रहो मियाँ, चलते रहो, एहतराम बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आखिरत में मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? अपने बोझ मुझे खुद ही लेकर चलने दो। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम बस अड्डे पर पहुंच गए। हकीम साहब ही की ख्वाहिश थी कि बस से सफर किया जाए। बहरतौर में बस में बैठकर हम चल पड़े। मैंने भी बस के उस सफर को बेहतर ख्याल किया। हालांकि मैं जानता था कि हकीम साहब क्या चीज हैं, लेकिन बस दिल में एक दूर एक वैश्य सी बैठी हुई थी। बस में सफर करते हुए हम दोनों ही खामोश थे। मेरे जहन में एक बार फिर उस पुरइसरार मकान का तस्वर उभरने लगा और मैंने कहा, आप कभी इस पिगडंडी से गुजरे हैं हकीम साहब, जिससे गुजरते हुए ज़ैली सड़क पर दरख्तों के झुंड में घिरा हुआ लखनवी ईंटों का बसीदा सा खंडरनुमा मकान नजर आता है? हकीम साहब मुस्कुराने लगे और फिर बोले, नहीं मियाँ साहब, कभी नहीं गुजरा इधर से, लेकिन थोड़े से हालात का तर्जिया मैंने रात को देखा किया था। जी, मैं समझा नहीं, मैंने सवाल किया। बस ये जानना चाहा था कि वो कौन थे जिन्होंने तुम्हारा रास्ता रोकने की फिर कोशिश की थी। फिर क्या? मैंने सच ही कहा था तुमसे। अरवाहे खबीसा वीरानों में भटकती हैं, आबादियों में अब उनका गुजर नहीं है, क्योंकि इंसान उनसे कहीं ज्यादा खबीस साबित होता है। लेकिन वीरानों के इन मस्कनों में वो इंसानों को निभाने के लिए काम कर लेती हैं। तुम गर्मी से बुरी तरह परेशान हो गए थे, तुम्हें किसी पनाहगाह की तलाश होगी। इस वक्त तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी। बस उन्होंने तुम्हारे दिल का जाल जान लिया। कि क्या मतलब? तुम्हारे लिए उन्होंने एक नजरी धोखा तैयार किया, वहम के दरख्तों का एक झुंड और उनके दरमियान एक ख्याली इमारत जो तुम्हारे लिए बहुत उम्दा साबित हो सकती थी। चौंका तुम्हें इस वक्त उस इमारत की जरूरत थी। उन्होंने दरख्तों का झुंड दिखाकर तुम्हें इसकी तरफ मतवज्जा किया, उसकी घने छांव में तुम्हें सुकून के लम्हात मुयस्सर किए और फिर उस मकान में बुला लिया जहां वो अपने शैतानी हरकतों को फैलाए हुए थे। और उसके बाद उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ तकदीर की बात होती है, बस कोई नेकी एक रोशन सुराख की मानद होगी जिससे तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिला। खुदा की कसम हकीम साहब, यही सब कुछ हुआ था, यही सब कुछ हुआ था। नल की टूटनी से खून की पतली सी धार निकली और मेरे हाथ पांव गंदे हो गए। खुदा का शुक्र है तुम्हारा सारा वजूद गंदा ना हुआ। अगर खून की धार तुम्हारे सर पर बह जाती तो फिर खुदा जाने क्या होता। हकीम साहब ने कहा, ओह, इसका मतलब है हाँ, उनकी बुराइयां सर से पांव तक तुम्हें अपने घेरे में ले लेती और उसके बाद तुम्हारी गुलो खुलासी मुमकिन ही नहीं थी। पता नहीं कौन सी अच्छाई ने तुम्हें उस नल की टूटनी के पीछे बैठने से बाज रखा और वह गलीज खून सिर्फ
तुम्हारे बदन के थोड़े से हिस्से को गंदा कर सका। खुदा की पनाह, इसका मतलब है कि मैं बाल बाल बचा हूँ हकीम साहब। बचाने वाला वो कादर मतलब है, हकीम साहब ने आंखें बंद करते हुए कहा, और उसके बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो मराकबे में खो गए हों। अब मैं उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझता था। पता नहीं कौन से आलम में पहुंच गए थे। उन्हें परेशान करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। बस का सफर जारी रहा। मेरे सहन में शाह जी उतर आए थे। बेचारे किस बेचैनी से मेरी आमद का इंतजार कर रहे होंगे। बस अड्डे पर उतरकर हम पैदल ही चल पड़े। ये दिलचस्प बात थी कि अभी हम चंद ही कदम चले होंगे कि शाह जी हमारे पास पहुंच गए। वो बस अड्डे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने परेशान लहजे में पूछा, खैरियत तो है शाह जी? हाँ मियाँ, अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत है, बस तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहा था, शाह जी ने जवाब दिया। इनसे मिलिए, यह हकीम असगर अली साहब हैं, मैंने कहा, और शाह जी दोनों हाथ बढ़ाकर हकीम साहब के हाथ को अपने हाथ में लेने लगे। उन्होंने हकीम साहब के हाथ को बोसा देना चाहा तो हकीम साहब ने नहायत नरमी से उनके हाथों पर हाथ रख दिया। नहीं मियाँ, मैं इन तमाम चीजों का कायल नहीं हूँ। बोसा तो इन तबरक और अजीम शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने ऐसा कोई मजहबी काम अंजाम दिया हो जो आलम इस्लाम के लिए रहनुमा हो। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मुझे ये इज्जत ना बख्शिए, वरना बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। लिल्लाह, इस शर्मिंदगी से मुझे बचाइए, हकीम साहब ने नरम लहजे में कहा। और शाह जी ने हकीम साहब के हाथ छोड़ दिए और फिर बोले, हकीम साहब, वकार मियाँ ने आपकी इतनी तारीफ की थी कि मुझे आपसे मिलने का बड़ा ही इश्तियाक था। अब ये बदकिस्मती देखिए मेरी कि मुलाकात एक ऐसे सिलसिले में हुई जिसे सिर्फ मेरी गर्ज कहा जा सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गर्ज तुम्हारी नहीं है, बस खुदा के एक बंदे की है जिसे बदी की कुव्वतों ने परेशान कर रखा है, हकीम साहब ने कहा। और उसके बाद वो खामोश हो गए। हम शाह जी को साथ चलते हुए बिल आखिर उस मकान पर पहुंच गए जहां सलीमा मौजूद थी। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात थे। डेवड़ी में पहुंचकर हमें कुर्सियों पर बिठा दिया गया और शाह जी अंदर चले गए। हकीम साहब खामोशी से कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि वह कुछ पढ़ रहे हों। थोड़ी देर के बाद शाह जी वापस आए तो उनके हाथों में लस्सी के गिलास थे। रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, अभी हम कुछ नहीं खाए पिएंगे, हकीम साहब ने कहा, और फिर कहने लगे, बच्ची कहाँ है? अंदर मौजूद है हकीम साहब, अगर आप कहें तो लेकर आऊं। हमें अंदर जाने की इजाजत दे दो, हकीम साहब ने कहा, और शाह जी जल्दी से उठ खड़े हुए। इसमें इजाजत की क्या बात है, आइए, आपका अपना घर है। वकार मियाँ, तुम ये दरवाजा बंद कर दो, बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। बल्कि शाह जी, अगर यहाँ आपके कुछ मुलाजम वगैरह हैं तो उनसे भी मुआजरत करके उन्हें बाहर भिजवा दीजिए। घर में कोई नहीं है हकीम साहब, मुलाजम बाहर गए हुए हैं। मैं दरवाजे के बाहर किसी को बिठाकर कह देता हूँ कि अंदर कोई ना आए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आओ, दरवाजा तो बंद कर ही दिया है, आओ, हकीम साहब ने कहा, और हम सब अंदर दाखिल हो गए। शाह जी के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। बहरतौर उस वक्त मैं दिल से दुआएं मांग रहा था कि हकीम साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। सलीमा की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक थी। बेचारी का चेहरा सुत गया था, रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था, आंखें यरकान ज़दा मालूम होती थी। हालांकि उसके चेहरे की शगुफ्तगी और शादाबी देखने के काबिल थी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे दिली रंज हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन सलाम नहीं किया, हालांकि वो हमेशा मुझे देखकर सलाम करती थी। शाह साहब को भी उसने सलाम नहीं किया और शाह साहब मुस्कुराने लगे। कैसी हो सलीमा बेटी, सलाम नहीं किया तुमने हमें? और उन्होंने पूछा, लेकिन सलीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों का रंग तब्दील होने लगा था। बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, बैठकर आराम से बातें करेंगे, शाह साहब ने कहा। लेकिन सलीमा जल्दी से अपनी जगह से उठकर कमरे की एक दीवार के पास पहुंच गई। वो दीवार से टिकी हुई हकीम साहब को घूर रही थी। हूं तो मियाँ, तावन पर आमादा नहीं हो तुम। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ तो सही जरा, कौन हो तुम? हकीम साहब बड़े दोस्ताना अंदाज में बोले और सलीमा का चेहरा बिल्कुल ही तब्दील हो गया। उसकी आंखों में अब खून ही खून झलक रहा था। होंठ ऊपर मुड़ गए थे, दांत लंबे हो गए। शाह जी ने उसकी शक्ल देखी तो बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी। बेगम साहबा इस कमरे में मौजूद नहीं थी। देखो भाई, हम लड़ने झगड़ने नहीं आए, अच्छा है कोई समझौता हो जाए हमारे दरमियान, पता तो चले कि तुम कौन हो।
तू मुसला निकल जा यहाँ से निकल जा, तेरा हमारे बीच कोई काम नहीं है। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो इन सब को ही भस्म कर दूंगी। देखो भाई, हमने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हें नागवार गुजरे। जब दोस्ती और मसालहत की बात है तो अच्छी यही है कि हम दोस्ती कर लें, वरना ख्वाम ख्वा मैं तुम्हें भी नुकसान होगा और हमें भी होगा। मैं तुझे झलाकर भस्म कर दूंगी। पागल हो तुम सारे ही ये बातें कहते चले आए हैं, लेकिन जिंदा और मुर्दों में फर्क होता है। तुम जो कोई भी हो, लेस मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ से दफान हो जा। इस पूरी बस्ती को छोड़ दो और इन वीरानों में पनाह लो जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, वरना क्या फायदा, हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। जा जा, बड़ा आया मेरा नुकसान करने वाला मलीच कहीं का। सलीमा के मुंह से मर्दाना आवाज निकली और हकीम साहब ने गर्दन झुका ली। अच्छा भाई ठीक है, हम जा रहे हैं, आओ भाई तुम लोग भी आ जाओ। हकीम साहब अपने घर से खड़े हो गए और मुझे और शाहजी को इशारा किया। सलीमा की कफियत देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वाकई मुझ में हिम्मत नहीं थी कि यहाँ टिक सकता, चुनाचा मैं शाहजी के साथ बाहर आ गया। हकीम साहब, शाहजी और मैं तीनों डेवड़ी में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हकीम साहब कुर्सी पर बैठ गए। भाई वह मुसलमान नहीं है, गंदी और खबीस रूह है, यकीनन गंदी और सिफली होगी। बेहतर ये होगा कि शाहजी तुम अपनी अहलिया को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दो। हम आज ही ये मुआरका सर करने की कोशिश करते हैं, कल पर क्यों टाला जाए। लेकिन बात जरा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अहलिया को तुम बस्ती के किसी मकान में पहुंचा दो, इसके बाद इनसे निमट लेते हैं। हकीम साहब के अंदाज में अत्मीनान था। फिर वो मेरी तरफ देख कर बोले, क्यों वकार मियाँ, डर तो नहीं लग रहा? खौफजदा तो हूँ हकीम साहब। ना हो मियाँ, लो ये रखो जरा। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद तवीज निकाल कर मुझे दिया और मैंने ये तवीज बड़े एहतराम से उनके हाथ में दे दिया।